नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान में हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर अलवर से। अलवर में खूनी संघर्ष, दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। पीड़ित पक्ष ने इसके बाद न्याय की गुहार लगाई है। अलवर के बानसूर थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक पक्ष दूसरों पर लाठी और फर्शी बरसा रहे हैं। मारपीट में एक महिला के हाथ की उंगली कटकर जमीन पर जा गिरी। बताया जा रहा है कि यह संघर्ष आपसी रंजिश की वजह से हुआ। वहीं पीड़ित परिवार ने भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। सुरेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने गांव में गैंग बनाई और गैंग बना के और मेरे परिवार के ऊपर 30 से 40 लोगों को लाके और घर के अंदर घुस के और जानलेवा हमला किया, जिसमें मेरी भाभी के साथ भी अभद्रता की और मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें मेरे मम्मी के बाएं हाथ की अंगुली कट गई और वो हाथ से अलग हो गई। और हमने ये पुलिस थाने में ये मामला दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम पुलिस अधीक्षक से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मुजरिमों की गिरफ्तारी करें। अलवर की ये तस्वीरें हैं। खूनी संघर्ष हुआ, दो पक्षों में जमकर झगड़ा और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बानसूर थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव का यह पूरा मामला है। आपसी रंजिश इस संघर्ष के पीछे का कारण बताया जा रहा है। लाठी, डंडे, फर्शी एक दूसरे पर बरसाए गए और इस मारपीट में एक महिला के हाथ की उंगली भी कटकर जमीन पर जा गिरी। पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजेंद्र मेरे सहयोगी अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अपडेट क्या? जी सुमित, इस पूरे मामले में अभी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस थानाधिकारी अवतार गुर्जर जो खुद मौके पर जाकर के जायजा लिया है। वीडियो के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद पुलिस का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे बड़ा सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से एक घर में आकर के लोग हमला कर रहे हैं और उसके बाद एक महिला की अंगुली कट गई है। इसके पूरे मामले में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवा दिया है उसका, और फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। कारण क्या बताया जा रहा है राजेंद्र? जी, पुलिस का कहना है कि पुलिस जब दबिश देने गई थी तो आरोपी वहां पर मौजूद नहीं मिले। फिलहाल पुलिस सूत्रों को लगाकर उनके मोबाइल लोकेशन लेने की कोशिश कर रही है, जिससे आरोपियों को गिरफ्तारी की जा सके। नहीं, अब तक क्या ये नहीं पता चल पाया है किस वजह से खूनी संघर्ष हुआ? जी, इनका आपसी पड़ोस का मामला था। आपसी विवाद काफी दिनों से चला आ रहा था। उसी बात मामूली कहासुनी के बाद एक पक्ष के लोग सरवन सिंह, राजवीर सिंह, सुरेंद्र, ये लोग आ गए और उनके घर पे आकर के हमला किया है। इस बात के जो पूर्व में भी इनके आपस में कहासुनी हुई है, उसको विवाद को लेकर के ये मामला सामने ठीक है राजेंद्र, तो अलवर में खूनी संघर्ष और पुलिस ने अब तलाश कर रही है इन आरोपियों की। और अगली खबर भी अलवर से है। अलवर में इन दिनों कुछ वाहनों पर इंटरनेशनल क्राइम अवेयरनेस का बोर्ड लगाकर वसूली की घटना को अंजाम देने वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनके वाहनों पर QRT भी लिखा रहता है और ये लोग नीली और ब्लैक वर्दी में, कमांडो की वर्दी में कहीं भी पहुंच जाते हैं और वसूली करते हैं। लोगों का कहना है कि वीडियो में दिख रहे लोग धौंस जमा कर वसूली करते हैं। शिकायत के बाद SP के आदेश पर इन लोगों पर वसूली का मामला दर्ज किया गया है। गैंग के एक सदस्य का फोटो बानसूर इलाके के SDM के साथ भी सोशल मीडिया पर दिख रहा है। कमांडो की वर्दी में लग्जरी गाड़ियों के साथ हथियार लेकर घूमने वाले ये लोग खुद को भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट में कार्यरत बताकर टोल कर्मी को भी धमकाते हैं। गाड़ी दिल्ली से, उनकी बदतमीजी किसने की उनके साथ? किसी ने बदतमीजी नहीं की थी। वो बोल रहे थे किस नहीं की थी। वो आए तो वो वीडियो है मेरे पास। अगर टोल चलाना है राजी राजी तो 30,000 रुपये दे दो, वरना जान से मार देंगे। हमें हथियार दिखाया और साथ ही साथ दूसरे रोज SDM ने भी हमें वहाँ बुलाया ऑफिस में और SDM ने हमें कहा तुम मेरे आदमियों को परेशान करते हो, 25 से 30 मेरे को VIP पास दो और इसके अलावा भी और कुछ होता है अगर टोल चलाना है तो। फिर SDM ने हमें 17 पन्नों का नोटिस दे दिया।
तो अलवर से खबर है, इंटरनेशनल क्राइम अवेयरनेस का बोर्ड लगाया और फिर शुरू कर दी वसूली, और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। राजेंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजेंद्र, मामला क्या है पूरा? ये जो मामला है बड़ा दिलचस्प, और जो रसूख का जो इस्तेमाल होता है वो इस पूरे मामले में देखने को मिला है। बानसूर क्षेत्र में जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान एक ट्रक ड्राइवर की अवैध वसूली को लेकर के उसका हाथ तोड़ दिया गया था। वो मामला भी न्यूज 18 के द्वारा उठाया गया था। तब तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई करते हुए एसडीएम को नोटिस दिया था और एडीएम को जांच सौंपी थी। तब भी ये लोग जो इस गैंग के जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर आरोप था कि वो वसूली कर रहे हैं। अब उन्हीं गैंग के जो लोग हैं उनके द्वारा वर्दी पहनकर और डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर लोगों से वसूली की जा रही है, धमकी दी जा रही है। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके के कमांडो के जरा कपड़े पहन करके और वसूली करते हैं, उससे कहीं न कहीं पूरी पैरेलल बानसूर क्षेत्र में पुलिस की अलग से व्यवस्था, खुद की गाड़ी क्वालिटी लिख करके और कमांडो की वर्दी पहन करके वसूली करते हैं। रात में नीली बत्ती लगा करके सड़क पर इनकी गाड़ियां दौड़ती हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, वसूली करते हैं। इस तरीके की शिकायत मिलने के बाद एसपी भिवाड़ी के द्वारा मामले दर्ज करने की शिकायत की गई और पूरे एसपी के आदेश के बाद इसमें मामला दर्ज हुआ है और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, धमकी दी जा रही है, उस पर कहीं न कहीं एसडीएम का नाम भी सामने आ रहा है। सवाल उठता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी जो क्षेत्र के जिनके जिम्मेदारी कानून की पालना करवानी होती है, क्या वो इस तरीके से अपराधियों को संरक्षण देंगे? तो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब बात पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की, जिनका आज निधन हो गया। जसवंत सिंह जसोल का आज निधन हो गया। जसवंत सिंह 82 साल के थे। पिछले 6 साल से कोमा में थे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल की ओर से जारी बयान के अनुसार पूर्व कैबिनेट मंत्री मेजर जसवंत सिंह का आज सुबह 6:55 पर निधन हो गया। उन्हें जून में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और सेप्सिस के साथ मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम का इलाज उनका चल रहा था। उन्हें आज सुबह कार्डियक अरेस्ट आया था। बीजेपी की स्थापना करने वाले नेताओं में शामिल जसवंत सिंह ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बीजेपी का प्रतिनिधित्व किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने 1996 से 2004 के बीच रक्षा, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभाला था। पीएम नरेंद्र मोदी ने जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र से फोन पर बात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। वहीं जसवंत सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया। सीएम अशोक गहलोत की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री की ओर से राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने पुष्प चक्र अर्पित किए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे आज जसवंत सिंह के घर पहुंची। यहां उन्होंने उनके बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल से मिलकर शोक व्यक्त किया। वसुंधरा राजे के साथ सांसद दुष्यंत सिंह और पाली सांसद पीपी चौधरी भी साथ पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से आज पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी के निधन पर हार्दिक संवेदना और पूरे परिवार के साथ में शोक व्यक्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं। परिवार को और पूरे देश को ये अपूर्णीय क्षति जो आज हुई है, इसको सहने की शक्ति ईश्वर दे, यही कामना है। जसवंत सिंह जी का जीवन और उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था और पूरे मारवाड़ के अंदर आज दुख का और शोक की लहर है। और जसवंत सिंह जी हम सबके प्रेरणा स्रोत थे और मेरे जीवन के अंदर भी वो मेरे राजनीति के तौर पर उनका मुझे मार्गदर्शन मिलता था, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। इस बात का दुख है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सांत्वनाएं दी जसवंत सिंह के परिवार को। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि जसवंत सिंह जी ने देश की सेवा पूरी मेहनत से की। प्रधानमंत्री का ट्वीट, उन्होंने लिखा कि पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को भी संभाला। और कई बार उनको वाजपेयी जी का हनुमान कहा जाता था। राजस्थान में स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी उनको राजनीति में लेकर आए और तब से उनकी मित्रता अनवरत चलती रही। मेजर जसवंत सिंह जी, क्योंकि पार्टी के काम से मेरा उनसे अक्सर मिलना होता था और कुछ ऐसी खूबियां जो आज भी मेरी स्मृतियों में हैं। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मेजर जसवंत सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संपूर्ण देश के अंदर सहजता, सरलता, एक सादगीपूर्ण जीवन उनका हम सबको मार्गदर्शन देता है। इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ हैं और उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, अच्छी नीतियां बनाई है, जो उन्होंने सेवा की है, वो हमेशा समाज को मार्गदर्शन देते रहे। माननीय जसवंत सिंह जी ने देश की सैनिक के रूप में सेवा की, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में भी सेवा की और उनकी सेवा देश के लिए सराहनीय रही। और आज हम सब के बीच में नहीं रहे, हम सबको दुख है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और जो उनके बचे हुए काम हैं उनको हम सबको मिलकर करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल का आज निधन हुआ और इस खबर के मिलते ही पूरा राजनीतिक गलियारा देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। अरुण चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी, जसवंत सिंह जी का निधन कितनी अपूर्णीय क्षति आप इसे देश के लिए, राजनीतिक गलियारों के लिए मानते हैं? प्रतिक्रिया आपकी। निश्चित रूप से जसवंत सिंह जी के निधन से मैं उनके परिवार को तो निश्चित रूप से तो वज्राघात हुआ है। संपूर्ण देश के लिए और राजनीतिक जगत और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार, इसके लिए एक अपूर्णीय क्षति है। एक फौज में अपने जीवन को शुरू किया और उसके बाद फिर राजनीति में आने के बाद एक अपनी बहुत ऐसे उलझे हुए मामलों को भी बहुत प्रभावी तरीके से सुलझाने का काम किया जी। ये ध्यान आता है कि दुनिया के देशों से जब भी कोई प्रतिनिधि आते थे तो उनके लिए कोई भी ऐसी डेलीगेशन नहीं होता था जो जसवंत सिंह जी के रणनीति थे। एक ऐसी रुचि थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज चाहे कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में या पार्टी में निर्वहन किया, एक अलग छाप छोड़ी और भारतीय विचार को और भारत के पक्ष को बहुत ही प्रभावी तरीके से रखने का काम। ठीक है सर, शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। अभिषेक आढ़ा मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जसवंत सिंह का निधन और अभी उनके भाई से भी कुछ देर पहले हमने बात की थी, वो कह रहे थे कि उनकी पार्थिव देह को आज ही राजस्थान ले जाया जाएगा, उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, यहाँ पर लगातार जब से निधन की सूचना मिली है और जब से उनकी जो पार्थिव देह है वो आरआर हॉस्पिटल से उनके आवास पर पहुंची है, तब से ही लगातार प्रदेश के देश के जो तमाम नेता हैं उनका आना यहाँ पर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बेटे के साथ यहाँ पर आई थी, उन्होंने यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। सांसद पीपी चौधरी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, पांचजन्य के पूर्व संपादक तरुण विजय, तमाम लोग यहाँ पर आए। यूनुस खान जो पूर्व राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। अगर सांसदों की बात करें तो उसमें राहुल कसवां, निहालचंद मेघवाल वो भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि दी। तमाम लोग आ रहे हैं। उनके जो राष्ट्रपति की तरफ से भी एक पुष्प चक्र भेजा गया है। जितने बड़े नेता हैं उनके यहाँ से पुष्प चक्र भेजा गया। राजनाथ सिंह खुद यहाँ पर आए, रक्षा मंत्री यहाँ पर कुछ देर तक रुके, उन्होंने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए, उन्होंने पुष्प चक्र चढ़ाया। और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ से एयरफोर्स के विशेष विमान से उनकी पार्थिव देह को जोधपुर ले जाया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद में रवाना होंगे और लगातार श्रद्धासुमन अर्पित करने यहाँ पर नेता लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ यूनुस खान साहब हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे राजस्थान सरकार में। यूनुस खान साहब,
आपकी क्या यादें हैं जसवंत सिंह जी के साथ? किस तरह से, चूंकि एक सीनियर होने के नाते उनकी कभी आपने गाइडेंस ली हो, उनसे कभी बातचीत की हो, उन्होंने आपको पार्टी के बारे में समझाया हो? माननीय जसवंत सिंह जी भारतीय सेना में अपनी सेवा देकर के देश की उन्होंने सेवा की। उसके बाद राजस्थान की राजनीति और भारतीय राजनीति में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करके, और वाजपेयी जी जैसे लीडर के साथ में विदेश मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में और रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। तो मैं सोचता हूँ कि ये राजस्थान के लिए कम उपलब्धि नहीं थी जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, क्योंकि जब वो यहाँ के अंदर में मंत्री थे उस समय हम लोग भी मंत्री स्टेट में बन गए थे 2003 से 8 में माननीय वसुंधरा राजे जी के मंत्रिमंडल में। तो कई बार मिलना हुआ, अनेक सभाओं में, अनेक कार्यक्रमों में। तो उनका जिस तरीके का फौजी डिसिप्लिन था, वो अनुशासित व्यक्ति थे और अनुशासन से चलने वाले थे। तो चूँकि मैं भी एक फौजी परिवार से आता हूँ, तो मतलब एक फौजी परिवार में जो जज्बा होता है देश के लिए, अनुशासन के प्रति और सब चीज़ों के प्रति समर्पण होता है, मैं सोचता हूँ वही अनुकरणीय होता है। और माननीय जसवंत सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये हम सब के लिए क्षति है। और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उन परिवारजनों को ये दुख सहने की क्षमता दे। राजस्थान में पार्टी की स्थापना से लेकर और लगातार उसको वहाँ राजस्थान में एस्टेब्लिश करने से लेकर, और जब भारत के रिश्ते दूसरे देशों के साथ बिगड़े या जब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, तब तक जसवंत सिंह एक बड़े संकट मोचक के तौर पर या पार्टी के लिए एक बड़े एसेट के तौर पर हमेशा सामने आते रहे। एक कंधार में जिस तरीके से उनका जाना हुआ और जो हमारे हवाई जहाज के जो अपहृत लोग थे उनको छोड़ने का काम था, वो भी जाना जाएगा। चूँकि वो फौज से जुड़े हुए थे तो बहुत चीज़ों में अपना अनुभव भी रखते थे और वित्त मंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान के लिए, और विशेष रूप से भैरव सिंह जी उनको राजनीति में लेकर के आए और भैरव सिंह जी ने के साथ काम किया। फिर वो दिल्ली की राजनीति में जो माननीय अडवाणी जी हैं, माननीय वाजपेयी जी हैं, उनके साथ काम किया। तो मैं सोचता हूँ कि वो उनका जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो सुमित, तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं और अपने अपने जो अनुभव है वो साझा कर रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बीजेपी की स्थापना से लेके 1980 से लेके और जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, तब तक वो बीजेपी के लिए और देश के लिए एक बड़े एसेट के रूप में सामने आते रहे। चाहे जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध ठीक स्थापित करना हो या जब भारत पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे। अभिषेक, मैं फिर से लौटूंगा। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। ललित, कुछ देर बाद जसवंत सिंह की पार्थिव देह को दिल्ली से जोधपुर ले जाया जाएगा वायुसेना के विमान से। वहाँ पर जोधपुर में क्या तस्वीरें, लोग गमगीन होंगे, उनके चाहने वाले गमगीन होंगे इस खबर के बाद से, क्या तस्वीरें जोधपुर से? देखिए, उसमें निश्चित तौर पर एक छोटे से गांव जसोल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और देखते देखते पूरे देश में एक लोकप्रिय नेता बन गए थे। बहरहाल मैं उनके फार्म हाउस पे मौजूद हूँ जहाँ पे उनकी पार्थिव देह यहाँ पहुँचने वाली है। सुबह से जैसी ये खबर मिली थी, पूरे मारवाड़ में शोक की लहर है, तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, जोधपुर लॉकडाउन भी है, तो ऐसे में बहुत कुछ ही लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पहुँचे हैं और वो इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ में। हालांकि उनकी पत्नी कल रात को भी पहुंच चुकी थी। जितेंद्र राजी सुबह से यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए ललित, मैं फिर से लौटूंगा। अभिषेक कुछ अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या तस्वीरें हैं? क्या उनकी पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है? पार्थिव देह को अभिषेक भाई आगे से जी बिल्कुल, ये कुछ हलचल हुई है और बताया जा रहा है कि पार्थिव देह को अभी रवाना किया जा रहा है। अभिषेक एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जा रहा है, जहां से विशेष विमान जो है एयरफोर्स का, उस विशेष विमान में इस पार्थिव देह को जोधपुर ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके आवास पर जो एम्बुलेंस है वो तैयार है और अब डेड बॉडी को रवाना यहाँ से किया जा रहा है, उनकी पार्थिव देह को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। एयरफोर्स का एक विशेष विमान जो है वो, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग उनके साथ होंगे, उनके परिवार के लोग होंगे, वो इस उनके साथ में जाएंगे और जोधपुर में जो एयरपोर्ट के पास जो उनका फार्म हाउस है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी सुमित। अभिषेक, अभी कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं?
हाँ, अभी जो परिवार के चुनिंदा लोग और तो शायद उनकी पार्थिव देह आ रही है। परिवार के लोग मौजूद हैं और बहुत ही चुनिंदा लोग जो जी बिल्कुल जो उनके परिवार के लोग हैं और चुनिंदा जो करीबी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उनके अलावा जो तमाम जो बड़े नेता थे जो यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे वो यहाँ से जा चुके हैं। यूनुस खान अभी हमारे साथ थे, वो बात कर रहे थे हमसे, अपनी यादें साझा कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल जसवंत सिंह के जो कमांडर थे उनके फौज में रहने के दौरान वो उनकी पत्नी वो अभी यहाँ पर आई थी उन्हें श्रद्धांजलि देने। बेहद बुजुर्ग है वो, करीब 90-95 साल की उनकी उम्र है। इस स्थिति में भी वो अभी जसवंत सिंह जी को अंतिम विदाई देने, उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुंची थी। तो जो परिवार के बहुत करीबी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके अलावा और अभी यहाँ पर कोई है नहीं। अब डेड बॉडी को जोधपुर ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, वहाँ इन्हें भेजा जाएगा, वहाँ उनके फार्म हाउस में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जोधपुर में जो है हजारों की तादाद में लोग ऐसा बताया जा रहा है कि जुटेंगे वहाँ पर अंतिम संस्कार जब किया जाएगा तो वहाँ पर लोगों का एक बड़ा हुजूम होगा अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए सुमित, जसवंत सिंह जो है उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं याद किया जाएगा कि वो एक संकट मोचक के तौर पर वो काम करते थे वाजपेयी गवर्नमेंट में। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आई, चाहे कांधार अपहरण कांड हो उस वक्त मुसीबत आई, या जब प्रतिबंध लगा दिए गए अमेरिका की तरफ से तब मुसीबत आई, लेकिन उस तरह की जितनी भी मुसीबतें आई उनके अलावा भी जसवंत सिंह ने जो काम किए, मसलन पड़ोसी देशों के साथ में मित्रवत संबंध स्थापित करने को लेकर जो हिंगलाज धाम है, हिंगलाज मंदिर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, वहाँ तक वो एक बड़ा संघ लेके गए थे, लोगों को उनके साथ में वो लेके गए थे और एक कोशिश की थी कि चाहे ननकाना साहिब हो चाहे हिंगलाज धाम हो, तो उनके जरिए जो हमारे पूजा स्थल है उनके जरिए आपस में मैत्री स्थापित करने की कोशिश की गई है। ये डेड बॉडी आप देख रहे हैं अब जसवंत सिंह आवास से जाते हुए उनके परिवार के लोग उनके पीछे गाड़ी में हैं। और अभिषेक, क्या सत्ता संगठन से कोई उनका कोई चेहरा ऐसा जो उनके साथ जा रहा हो, क्या कोई ऐसी खबर उनके परिवार के साथ जा रहा हो, या फिर इसके बाद वो जोधपुर पहुंचे दिल्ली से? नहीं, देखिए परिवार के करीबी लोग ही जा रहे हैं। और जहाँ तक सत्ता संगठन की बात है तो मैं बताऊं कि धीरज श्रीवास्तव जो कि राजस्थान फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर आए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से श्रद्धासुमन पेश करने के लिए। वो एक पुष्प चक्र यहाँ पर लेके आए थे, वो उन्होंने यहाँ पर पुष्प चक्र चढ़ाया है। और संगठन या उनके सत्ता से जुड़े हुए, जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए जितने तमाम लोग थे वो यहाँ पर आए थे। कांग्रेस से जुड़े हुए लोग आए थे यहाँ पर, बीजेपी के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि उनका जो सम्मान था वो किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं था। दूसरी पार्टियां भी थी, उनमें भी उनका उतना ही सम्मान था जितना उनकी खुद की पार्टी जो लंबे समय तक रही। और ये वो तमाम लोग हैं, उनके पार्थिव देह के रवाना होने के बाद उनके घर के बाहर का नज़ारा है। ठीक है, और ठीक है, शुक्रिया अभिषेक तमाम तस्वीरों के लिए। जसवंत सिंह जसोल, उनकी पार्थिव देह अब दिल्ली से उनके आवास से निकल चुकी है एयरपोर्ट। वहां से वायुसेना के विशेष विमान से उनकी पार्थिव देह को जोधपुर लाया जाएगा। कुछ ही देर बाद जोधपुर पहुंचेगी और उनकी पार्थिव देह के साथ उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। श्रीपाल शक्तावत जी हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीपाल जी, जसवंत सिंह जसोल, अब देश की राजनीति में एक अपूर्णीय योगदान इनका है। आज उनके जाने से, उनके निधन से एक अपूर्णीय क्षति कही जाएगी। जी बिल्कुल सुमित, ये देश की राजनीति को बड़ा धक्का है और खासतौर पर एक ऐसा विशेषज्ञ जैसे रक्षा मामलों की बड़ी जानकारी थी, विदेश मामलों की बड़ी जानकारी थी, उनका नहीं रहना ये बहुत बड़ा एक धक्का है पूरे देश को। दो घटनाएं मुझे याद आती है सुमित, जिनका जिक्र 6 साल पहले जब मैं इनके साथ एक पूरे चुनाव को कवर करने के लिए इनके साथ एक दिन रहा था जी, तो रास्ते में 2 घटनाएं इन्होंने मेरे से जिक्र की थी। पहली थी कांधार को लेकर के इनकी बड़ी आलोचना होती थी, लेकिन कांधार कांड को लेकर जब डोवाल जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनको कांधार कांड में जो लोग उसमें विमान में अपहरण किए गए थे और कांधार ले जाया गया था, उनको छुड़वाने की जिम्मेदारी मिली थी।
तो वहां से सवाल ये था कि उस वक्त मौके पर ही डिसीजन लेने होंगे और उसके लिए कोई रास्ता नहीं बनता है कि आप केंद्र सरकार से वहां से कांधार से बात कर सके। एक डर ये भी था कि वहां पर जो तालिबानी है उनसे डायलॉग कौन करेगा और किस तरह से आगे बातचीत बढ़ेगी। तो बातचीत का जिम्मा अजीत डोवाल ने उठाया, लेकिन सवाल ये था कि सरकार की तरफ से वहां पर फैसले कौन लेगा। प्रधानमंत्री वाजपेयी के सामने ये मामला आया, कैबिनेट के दूसरे प्रमुख सदस्य वहां पर मौजूद थे, जॉर्ज फर्नांडिस वहां पर मौजूद थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे और तमाम दूसरे नेता भी वहां पर मौजूद थे और पूरा सन्नाटा उसको लेकर के छा गया था कि कांधार में कौन जाए। जी। ऐसे में जब स्थिति ये बन गई कि बिना सरकारी नुमाइंदे के वहां पर बातचीत नहीं होगी और डोवाल साहब जब वहां से कोई सूचना देंगे वो यहाँ तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, तालिबान उसको लेकर किस तरह की हरकत कर सकता है, एक अविश्वास भी उसको लेकर के हो सकता है। तो उस वक्त जसवंत सिंह अकेले मंत्री थे वाजपेयी सरकार के, जिन्होंने ये फैसला किया कि वो खुद जाएंगे कांधार। और एक बड़ा फैसला था, आतंकियों के साथ जाना और वहां पर आतंकवादियों से डील करना, तालिबानियों से डील करना और लोगों को सुरक्षित निकाल लाना। ये एक बड़ा खतरा था एक केंद्रीय मंत्री के लिए वहां पर मौके पर जाना, लेकिन जसवंत सिंह ने वो जिम्मा संभाला, कांधार गए और वहां से वो सक्सेसफुल उन्होंने रिहाई कराई। दूसरी घटना जो भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी घटना थी, जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुकाम पर पहुंचे हैं, वो है गुजरात के दंगों के बाद में वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि नरेंद्र मोदी को अब पद छोड़ देना चाहिए, उनको पद से हटा देना चाहिए। जसवंत सिंह ने जो मुझसे जो बातचीत साझा की उसके मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह और वाजपेयी तीनों गांधीनगर से गोवा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, उसके लिए रवाना हुए थे। और आडवाणी उसको लेकर के बड़े दुखी थे कि वाजपेयी इस तरह का मन बना रहे हैं, लेकिन आडवाणी सीधा वाजपेयी से बात करने की स्थिति में नहीं थे। वाजपेयी अपने केबिन में थे और आडवाणी ने ये जिम्मा जसवंत सिंह को दिया और कहा कि अगर प्रधानमंत्री ये फैसला करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनको वक्त दिया जाए नरेंद्र मोदी को। जी। तो जसवंत सिंह ने हिम्मत करके वाजपेयी से बात की और उनको यू टर्न के लिए मनाया। गोवा तक पहुंचने से पहले उनको इस बात के लिए मनाया कि मोदी को इस वक्त नहीं हटाया जाए और मोदी पर विश्वास करके उनको गुजरात की जिम्मेदारी उनकी लगातार रखी जाए। परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए थे, उस वक्त भी इनकी अहम भूमिका रही थी। जी बिल्कुल। और अमेरिका से भारत के जो रिश्ते सुधरे, जो डिप्लोमेटिक स्तर पे बात करें तो उसमें जसवंत सिंह की सबसे बड़ी भूमिका रही। और उस वक्त जो वहां की विदेश सचिव थी अमेरिका की, वो जब भी भारत से बातचीत होती थी वो जसवंत सिंह को लगातार कोट करती थी। तो एक डिप्लोमेटिक स्तर पर एक रक्षा विशेषज्ञ के बतौर और एक कूटनीतिज्ञ के बतौर जसवंत सिंह ने बड़ी पहचान बनाई। और ये सारी चीजें जो साझा उन्होंने की थी वो उस वक्त की थी जब उनका टिकट वहां से बाड़मेर से काट दिया गया था। वो बहुत भावुक थे और उनको एक ही डर था कि वो आखिरी चुनाव अपने इलाके से लड़ना चाहते हैं, मालानी से, उसकी सेवा करना चाहते हैं, उस इलाके का उत्थान करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर वहां से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। जी शुक्रिया शिवपाल जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। ललित मेरे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ललित। बिल्कुल सुमित, मैं ये कह रहा था पूरे मारवाड़ में शोक की लहर है। बहरहाल आर्मी के जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं वो भी पहुँच चुके हैं, रक्षा मंत्री रहे तो आर्मी के जवान भी यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि आर्मी के 10 जवान भी पहुँचे हैं, अधिकारी पहुँचे हैं और वो उस इलाके का मौका मुआयना कर रहे हैं जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होगा। बहरहाल यहाँ पे कल रात से उनकी पत्नी पहुँच चुकी थी, सुबह जैसे ही समाचार मिले लगातार उनके परिजन पहुँच रहे हैं। बाड़मेर से खासतौर पर कई लोग यहाँ पहुँचे हैं, जैसलमेर से पहुँचे हैं और सीमावर्ती इलाकों में काफ़ी लगाव रहा था उनका और यही कारण है कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरा गमगीन माहौल है। जोधपुर में भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं और कहीं न कहीं लगातार इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ में है। बहरहाल मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा, ये उनका फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस के पास पे वो सामने ही जो है उनका काफ़ी लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब उनकी पार्थिव देह यहाँ पहुँचेगी और यहाँ इसी जगह पे उनका अंतिम संस्कार होगा। इनके बहुत पुराने करीबी रहे हैं जितेंद्र लाल लोढ़ा जी हैं, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र जी, बहुत दुख की घड़ी है जोधपुर के लिए, बहुत लोकप्रिय नेता थे मारवाड़ के। जसवंत सिंह साहब मारवाड़ी नहीं अपितु देश विदेश में भी ख्यातिनाम थे। उन जीता पढ़ा लिखा और उन जीता इंटेलेक्चुअल लोग नहीं थे। एक बार मैं
गार्ड ऑफ ऑनर की जो बुक विमोचन में था, तो मार्क टूली जो उन्होंने कहा जसवंत सिंह जी जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमको डिक्शनरी लेके देखने पड़ेगा इस शब्द का यूज़ कहाँ पे इन्होंने किस मतलब के लिए लिया। तो उन इतने विद्वान आदमी थे और उन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनता पार्टी का टर्म हो, उन्होंने सब जो उनका मैनिफेस्टो या जो और भी जो नीति निर्धारित के जो निर्माण या मापदंड जो लिखने थे वो उनके द्वारा ही सब लिखे गए थे और वो अपने आप में विभूति थी। उनको संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी भाषा की उनकी कमांड थी। इवल डिंगल साहित्य उन्होंने अपने हाथ से कई तरह के डिंगल साहित्य भी लिखे, कई तरह की उन्होंने अपनी किताबें लिखी है जिसमें पुरानी मारवाड़ी दोहे और संस्कृति के प्रति वो जबरदस्त अपने छाप छोड़ी। उनके मदर के देहांत के बाद 1.25 महीना तक उन्होंने अपने सर पर साफे बांधे रखा था, लेकिन संस्कार रखा अलग। लेकिन 3 दिन के बाद भी उन्होंने अपना ऑफिस में कार्य शुरू कर दिया कि देश का कार्य रुकना नहीं चाहिए। मेरी एक माँ तो है लेकिन ये मेरी पूरी भारत माता। उनके ऐसे संस्कार थे। तो ऐसे संस्कार थे, यही बात है कि जब वो यहाँ आते थे तो यहाँ के होकर रहते थे। यहाँ पे खासतौर पर सीमावर्ती गाँव में वो लोकल भाषा में बात करते थे, अपनापन जताने की हमेशा कोशिश करते थे। बहरहाल दिल्ली से पार्थिव देह रवाना हो चुकी है, यही उनका फार्म हाउस है, तमाम लोग वेट कर रहे हैं। तो 1.5 घंटे बाद जब उनकी पार्थिव देह पहुँचेगी तो इसी फार्म हाउस में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी समित, बिल्कुल 1.5 से 2 घंटे में उनकी पार्थिव देह यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद उनके फार्म हाउस पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार से और कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि उनके घर के जो सदस्य हैं, उनके बेटे, उनकी पत्नी, वो वहाँ से उनकी पार्थिव देह के साथ निकल रहे हैं। यहाँ पर क्या कोई और उनके परिवार का सदस्य मौजूद है ललित? देखिए सुमित, उनके बड़े भाई हैं नाहर सिंह जी जसोल, वो सुबह से ही यहाँ पे मौजूद हैं और वही सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे। उनकी तमाम जो आसपास के परिवार के लोग हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और जो पार्टी के लोग हैं वो भी अब यहाँ पहुँचने लगे हैं। तो बहुत रिश्ता था, अपनापन था उनमें, यही कारण है कि लगातार लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि बार बार सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि चूँकि जोधपुर में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण फैला है, कोविड की गाइडलाइन की पालना करनी है और ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है, इस बात की भी अपील परिवार लगातार कर रहा है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे ये उनका फार्म हाउस है, फार्म हाउस के सामने आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं और बाड़मेर, जैसलमेर, सीमावर्ती इलाकों से। ठीक है ललित, फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, तस्वीरें और दिखाएंगे कुछ दर्शकों को। वक्त फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल का आज सुबह निधन हो गया और अब उनकी पार्थिव देह को दिल्ली से जोधपुर ले जाया जा रहा है। वायुसेना के विशेष विमान से उनकी पार्थिव देह को जोधपुर ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद उनकी पार्थिव देह जोधपुर पहुंच जाएगी। नाहर सिंह जी, जसवंत सिंह जी के भाई, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नाहर सिंह जी, गमगीन माहौल में जोधपुर में, पूरा जोधपुर ना देश भर में गम की लहर है और जोधपुर से तो खास उनका रिश्ता रहा है, राजस्थान से उनका खास रिश्ता रहा है। अब वहाँ पर क्या माहौल है? लोग वहाँ पर पहुँच रहे होंगे, जसवंत सिंह जी के दोस्त वहाँ पर पहुँच रहे होंगे। आए हुए हैं सर जी, पार्टी के वर्कर्स हैं और गांव से भी काफी लोग आए हैं और जगह जगह से टेलीफोन आ रहे हैं संवेदना संदेश के। और परिवार ने ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, विश्व ने एक अच्छा स्टेटमेंट खो दिया जी। और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है राजनीति में, वो भारत की राजनीति नहीं थी, वो विश्व की राजनीति में भी अपना रखते थे महत्व जी। तो हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। पर ये कह के संतोष कर लेते हैं कि विधि का विधान है, इसको कोई नहीं टाल सकता, नंबर 1। और नंबर 2, काफी 4-5 साल से वो कोमा में थे, सफर कर रहे थे, तो सफरिंग का अंत हो गया और शरीर भले ही चला जाए पर उनकी आत्मा तो यही है हमारे साथ में। बिल्कुल,
नाहर सिंह जी, आपसे कभी उनकी बात होती होगी अपने राजनीतिक जीवन को लेकर? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद जो आप बताना चाहें? जी, वो स्वभाव से बहुत कम बोलते थे और बोलते भी थे तो नपीतुली भाषा में ही बात करते थे। क्योंकि राजनीति मेरा विषय नहीं है तो राजनीतिक विषय में बहुत कम चर्चा होती थी। एक बार जरूर पूछा था, बीच में कुछ तंग आ गए थे कि मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, आपकी क्या राय है? तो बस इतना सा वो मेरे को बताया था उन्होंने। ये बहुत गंदी राजनीति हो गई है और इसमें सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है और मेरे जैसा आदमी इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो अब मैं क्या करूं, इस पर में हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था 4 साल पहले। ठीक है, शुक्रिया नाहर सिंह जी अपना वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये वक्त आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आपने प्रदेश की जनता के साथ, देश की जनता के साथ अपने विचार साझा किए। कैलाश चौधरी जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आज राजनीति के एक अध्याय की समाप्ति हुई है। उस अध्याय को आप अगर याद करना चाहें, आप अपने शब्दों में उकेरना चाहें, किस तरह से आप रखना चाहेंगे? आदरणीय जसवंत सिंह जी हम सब के बीच में आज नहीं है। निश्चित रूप से आज हमारे पूरे मारवाड़ क्षेत्र के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और उन्होंने इस देश के अंदर निश्चित रूप से एक विचार और जिस तरह से उन्होंने अपनी सरलता और जो उनका व्यक्तित्व था वो एक प्रेरणादायक था और मैंने अपने जीवन के अंदर जसवंत सिंह जी से बहुत कुछ सीखा जी और उन्होंने उनका मार्गदर्शन मिलता था और वास्तव में वो एक सरल व्यक्तित्व और बहुत ही मृदुभाषी थे और उनके आज हमारे बीच में ये विश्वास नहीं हो रहा है और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उन्होंने जिस तरह से संस्थापक के रूप में होते हुए 19 सदस्यों के अंदर थे और उन्होंने पार्टी को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया और भारतीय जनता पार्टी के विचार को पहुंचाया जी। और वित्त मंत्री रहते हुए और जिस तरह से उन्होंने पूरे देश के अंदर शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। स्वागत है आपका। और खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में शांति की कवायद शुरू। खैरवाड़ा पंचायत समिति में बैठक हो रही है। आंदोलनकारियों से समझाइश की कोशिश की जा रही है। आंदोलन खत्म करने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद। बड़ी खबर डूंगरपुर से, शांति की कवायद अब की जा रही है। बातचीत की कोशिशें अब की जा रही है। इन आंदोलनकारियों से, इन प्रदर्शनकारियों से अब बातचीत की जा रही है। डूंगरपुर में अब इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ प्रमुख चेहरे यहां पर पहुंचे हैं और आंदोलन खत्म कराने पर मंथन किया जा रहा है। बातचीत का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले जब वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आया था, राजकुमार रौत भी उसमें मौजूद थे, उन पर पत्थरबाजी कर उन्हें वापस भेज दिया गया था। लेकिन अब कोशिशें सरकार की तरफ से लगातार जारी है। कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या अपडेट? देखिए, अभी तक जो बैठक चल रही है उसका जो रुख है वो सकारात्मक नजर आ रहा है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक के बीच में मंत्री अर्जुन बामनिया बैठक से बाहर आए और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये दावा किया कि आज इस आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करा दिया जाएगा, क्योंकि बैठक के अंदर एक अच्छे वातावरण में वार्ता हुई है और समझाइश करने की जो पूरा रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है। अलग अलग इलाकों के जो आदिवासी समाज के है उनकी एक कमेटी गठित की गई है जो अपने अपने क्षेत्रों के युवाओं से जाकर समझाइश करेगी और इस आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास करेगी। सबसे बड़ी बात ये दावा किया गया है कि आज आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और हाईवे को सुचारू करने का भी प्रयास किया जाएगा। अर्जुन बामनिया ने स्पष्ट कहा है कि एसएलपी को लेकर भी चर्चा की जा रही है और राज्य सरकार के स्तर पर इस पर भी अंतिम मोहर लगेगी। हालांकि जो बैठक थी, बैठक के अंदर सभी जो जनप्रतिनिधि थे आदिवासी समाज के, स्थानीय जो प्रशासनिक प्रतिनिधि थे वो मौजूद रहे। जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव बैठक में थे,
उसके अलावा देखिए उदयपुर सांसद जो कि भाजपा से हैं वे बैठक में रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो बैठक में रहे, सभी आदिवासी नेता जो कि इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वो बैठक में मौजूद रहे और बीटीपी के विधायक शुरुआती बैठक के दौर में नहीं पहुंचे थे। ऐसे में डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा समझाइश कर बीटीपी के दोनों विधायक और बीटीपी के जो अन्य पदाधिकारी हैं उन्हें बैठक में लाया गया और उसके बाद में ये सकारात्मक रुख सामने आया है कि आज आंदोलन खत्म करने का राजस्थान सरकार के मंत्री ने दावा किया है। ठीक है, जयेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है और क्या संभावना अब नजर आ रही है कि आज ये लोग मान जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा इनका? टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया ने सर्वदलीय बैठक के बाद ये दावा किया है कि आज आंदोलन खत्म हो जाएगा। डूंगरपुर जिले में अलग अलग जगहों पर चल रहे बवाल और अफवाहों के दौर को लेकर के भी जब सवाल पूछा गया है मंत्री से तो उस पर भी उसने कहा कि बैठक में मौजूद बीजेपी, कांग्रेस और बीटीपी के सभी वर्तमान और पूर्व जो नेता है, निर्वर्तमान नेता है, वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से समझाइश करेंगे और अफवाहों का दौर भी खत्म किया जाएगा। और जो आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह डूंगरपुर जिले में अलग अलग जगहों पर जो पहाड़ियों पर लोग बैठे हुए हैं, हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी लगाम लगाई जाएगी और उन सबको हिंसा करने से रोका जाएगा। ठीक है, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। ये बैठक हो रही है और उसकी ये तस्वीरें, बैठक से ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कई प्रमुख चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं इन आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए, प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए। इनकी मांगों पर अब मंथन होगा, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस तरह से उनका समाधान निकाला जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। ये बैठक की है, ये तस्वीरें। इस बैठक के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि इनका ये प्रदर्शन, आंदोलन खत्म हो जाएगा। और बड़ी खबर डूंगरपुर मामले पर डीजीपी एक्शन में, डीजीपी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग। डूंगरपुर के ताजा हालात पर चर्चा हुई। बैठक में एडीजी और आईजी भी मौजूद रहे। डीजीपी शाम तक डूंगरपुर जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। डीजीपी और पूरा प्रशासन एक्शन में है। अब डीजीपी भी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। मीटिंग ली उन्होंने, एक खास बैठक डूंगरपुर मामले पर डीजीपी के आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई और ताजा हालातों पर चर्चा इस मीटिंग में की गई। एडीजी और आईजी भी इस बैठक में मौजूद रहे। एक तरफ बैठक हो रही है डूंगरपुर में और दूसरी तरफ डीजीपी के आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग। लवली वधवा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, शाम तक डीजीपी डूंगरपुर जा सकते हैं और उससे पहले ये खास, ये अहम बैठक। देखिए, बिल्कुल डीजीपी जो है इस पूरे मसले को लेकर के कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे और उसके बाद में लगातार वो जिन अफसरों को डूंगरपुर भेजा गया उनसे संपर्क में है। अब से कुछ देर पहले भी जो डीजीपी हैं उन्होंने एमएल लाटर से, आनंद श्रीवास्तव से और दिनेश एमएन जो कि वहाँ अफसरों को भेजा गया उनसे बात की। आईजी विविता ठाकुर के लगातार वो संपर्क में है और लगातार ये कोशिश की जा रही है, समझाइश की जा रही है। वहाँ पर उस इलाके में मुनादी कराई गई है, जो पहाड़ी के आसपास के इलाके जहाँ पर लोगों की का मजमा लगा हुआ है, गाँव के अंदर मुनादी कराई जा रही है। पुलिस के पास ये फीडबैक आ रहा है पुलिस के द्वारा कि लोग मान जाएं, शांति रखें और शांति बनाए रखें और मुख्यमंत्री की ओर से भी अपील की जा रही है। डीजीपी के लिए शाम को दौरा प्रस्तावित बताया जा रहा है। डीजीपी जा सकते हैं और उदयपुर संभाग की जो तमाम। ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कोरोना के कहर की। प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन नए रिकॉर्ड आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रदेश में इस समय 1,26,000 के पार कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंच चुकी है। अब तक प्रदेश में 1,26,775 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी नित नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य की बात करते हैं तो 1,26,000 के पार यह संख्या जा चुकी है। 2,000 से ज़्यादा मामले यहाँ पर सामने आए हैं। उसमें अगर जयपुर की बात करते हैं तो 415 की यह संख्या है और राजधानी में ऐसा कोई क्षेत्र अब नहीं रहा है जहाँ पर कि कोरोना के मामले नहीं सामने आए हो।
मानसरोवर में 55 और सांगानेर में 44 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यहां पर अब संख्या बढ़कर के 19,000 के पार जा चुकी है। हालांकि 12,000 जो कोरोना के पॉजिटिव हैं वो अब नेगेटिव हो चुके हैं, डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कोरोना का भय है वो यहाँ पर बना हुआ है। 317 लोगों की यहाँ पर कोरोना से जान जा चुकी है। उसके बाद भी जो कोरोना के आंकड़े हैं वो यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर के निजी अस्पतालों से भी बातचीत की, उनके संचालकों और डॉक्टरों को खासतौर पर कहा है कि कोरोना को लेकर के वे अतिरिक्त बेड के इंतजाम करें और साथ ही में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। निजी अस्पतालों की तरफ से सुझाव दिया गया कि एमबीबीएस के जो फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनका सहयोग लिया जा सकता है और उन्हें भी इस परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए हर हाल में तैयार रखा जा सकता है। तो कोरोना को लेकर के जयपुर में दूसरी तरफ जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल कोरोना को निपटने के लिए जो जंग है वो खासी और मजबूत तरीके से लड़ी जा रही है, लेकिन इसमें लोगों की सहभागिता की बेहद जरूरत है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। आज से ये नया वाला फॉर्च्यून चक्की